चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरौला, मोरों का जूठा फूल न लाया, मोरों का जूठा फूल न। तो प्रेम से बड़ा तो मेरे ख्याल से मानव की जो सभ्यता है या उसका जो संस्कृति है, उससे बड़ी चीज तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इसमें कोई विरोधाभास मुझे नहीं दिखता। स्थित प्रज्ञ जो है वो गीता का श्लोक है, जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ रहना कैसे कैसे रहा जा सकता है। अपनी विजय में, पराजय में, उतार में, चढ़ाव में एक प्रकार से समभाव रखना। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाने के लिए आतुर थे। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाकर फंस रहे थे। क्या कारण था, क्या मजबूरी थी इन सब की कि चींटियों की तरह यह सब भंवर में अपने आप को खो रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस की कमान संभाली बल्कि अपनी लेखनी पर भी खूब हाथ आजमाया। पूर्व डीजीपी और लेखक अनिल रतोड़ी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने लेखन शुरू किया, एक तरफ खाकी और दूसरी तरफ लेखनी, तो कैसे शुरू हुआ आपका ये सफर? मैं अपनी सेवा में आने से पूर्व अंग्रेजी साहित्य का छात्र रहा और साहित्य में मेरी रुचि बहुत थी। यह एक प्रारब्ध की बात है कि मैं वर्दी में पुलिस में आ गया और पुलिस में वर्दी में अपने कोड ऑफ होता है, जिसके आधार पर आदमी अनुशासित रहता है। और व्यस्तता भी इतनी थी कि कुछ लिखने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो जो साहित्य के छात्र जो मेरे अंदर था, वो निरंतर जीवित रहा। और सेवानिवृत्ति के पश्चात जब मुझे अवसर मिला तो मैंने पहले अपनी एक उपन्यास लिखा, भंवर एक प्रेम कहानी, जिसका जो 2022 में देहरादून में ही उसका पहला संस्करण यहाँ से उसका विमोचन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब तक उसके 3 संस्करण निकल चुके हैं और देश दुनिया में काफ़ी अच्छा वह चला और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है। और उसके पश्चात मैंने अभी 2024 में ही इसी वर्ष जो कुछ ऐसे मेरे सेवा से संबंधित संस्मरण थे, जो मुझे लगता है कि पाठक को रुचि जिनमें लगेगी, रोचक लगेंगे, उनको मैंने एकत्रित करके एक पुस्तक अभी खाकी में स्थित प्रज्ञ लिखी है। और उसका भी अभी मुझे बड़ी खुशी है कि 2 माह भी अभी उसके प्रकाशन को नहीं हुए और दूसरा संस्करण उसका निकालने की आवश्यकता हुई। अब दूसरा संस्करण भी उसका निकल चुका है। तो जो साहित्य की बात है वो मेरे अंदर साहित्य का छात्र निरंतर जिंदा रहा और पहले अवसर नहीं मिला सेवा में, सेवा के पश्चात मुझे लिखने का अवसर मिला। सर, आपने इंग्लिश लिटरेचर की बात कही, आप इंग्लिश लिटरेचर के छात्र थे, तो हिंदी साहित्य की तरफ आपका झुकाव कैसे आया? अब मूलतः तो हम लोग भारतीय हैं। अंग्रेजी साहित्य पढ़ के, अंग्रेजी साहित्य एक बहुत समृद्ध साहित्य है और उसके माध्यम से एक पाश्चात्य जो दर्शन है, चाहे वो यूनान का हो, रोम का हो, इंग्लैंड का हो, फ्रांस का हो, सब दर्शन को पढ़ने का, समझने का अवसर मिला, जिससे काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मन में ये बात उत्पन्न हुई कि हम अंग्रेज तो हैं नहीं, तो चाहे अंग्रेजी हमने पढ़ी हो, कितनी अच्छी हमारी उसमें पकड़ हो, हम हैं तो मूलतः भारतीय। तो एक तो वो कारण, और फिर उसी की वजह से फिर भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य, हिंदी का साहित्य, हिंदी हमारी गढ़वाली वैसे मेरी अपनी भाषा है, लेकिन हिंदी हम लोग उत्तर प्रदेश में मुझे काडर अलॉट हुआ IPS में, और वहाँ जो सरकारी कार्य था सब हिंदी में होता था। तो लगभग 3.5 दशक हिंदी में सरकारी कार्य भी किया और प्रांत भी हिंदी भाषी था। तो इन सब बातों से जो अपना एक मूल भारतीय जो रुझान था वो लौटा, भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य, हिंदी दर्शन, भारतीय दर्शन, उस पर आए, इसलिए हिंदी में लिखा। सर, आपकी किताब आई भंवर एक प्रेम कहानी,
तो अमूमन देखा जाता है कि जो वर्दीधारी होते हैं उनको एक सख्त लहजे वाला आदमी समझा जाता है। तो ऐसे में प्रेम कहानी लिखना, ये कैसे आपने शुरुआत की थी? मैं ये कहूँगा कि सामाजिक जो धारणाएं हैं वर्दी वाले के बारे में या पुलिस वाले के बारे में, ये स्टीरियोटिपिकल धारणाएं हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है, अगर जो वो समग्र मानव बनने का प्रयास करता है तो उसमें सारे रस होंगे उसमें। और किसी भी एक व्यक्ति को आप एक रस में, एक क्षण में, एक किसी खाने में डाल दें तो ये उसके व्यक्तित्व को मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं। तो ये ठीक है कि वर्दी में आदमी को सख्त कार्य करने पड़ते हैं, कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है, और बहुत सी दफ़े ऐसा भी समय आता है जब कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं कानूनन जो आवश्यकता होती है समाज में। लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्तित्व जो उस अधिकारी का है वो केवल उस भाव या उस रस तक सीमित। तो अगर जो वो संपूर्ण मानव के भाव रखता है तो उसमें, और प्रेम से बड़ा तो मेरे ख्याल से मानव की जो सभ्यता है या उसका जो संस्कृति है, उससे बड़ी चीज तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इसमें कोई विरोधाभास मुझे नहीं दिखता। आपने भंवर एक प्रेम कहानी को 3 भागों में बांटा है, धारा और मेघ और पर्वत। तो इसके पीछे कोई खास वजह रही? देखिए, जब कोई भी आदमी, कोई लेखक या कोई रचना बनाता है तो उसकी एक संरचना करनी पड़ती है। एक तो यह है कि आप कहानी को सीधे तौर पर सुना दें, तो दूसरा यह है कि उसमें कुछ अलग अलग तय हो। तो जो सामान्य पाठक है जिसको केवल एक भावनात्मक कहानी पढ़नी है, वो तो उसको सीधा कहानी के तौर पर पढ़ेगा, उसको उसमें रुचि है, वो उतने में उसको आनंद मिलेगा। फिर वो है जो सामाजिक किसी दस्तावेज को उस जमाने के इतिहास से जोड़ेगा, कि सामाजिक इतिहास लगभग 3 दशक से ऊपर की वो कहानी है। तो वो 1971 से लेकर 2002 के लगभग वो खत्म होती है, 2001-2002। तो वहां तक वो जो भारत का एक प्रकार से उस क्षेत्र का जो आंचलिक जो इतिहास है उसको भी वो एक प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से उसमें कुछ उसके दिखाई दे सकता है। तो वो आज से 100 साल बाद कोई पढ़ेगा तो बोलेगा इस ऐसे रहते थे उत्तर भारत में इस दौरान। तो वो उसका सामाजिक दायरा है। तीसरा है साहित्यिक। अगर जो कोई साहित्यिक तौर से पढ़ा लिखा है, जिसको समझता है साहित्य को, तो वो फिर उसमें संरचना ढूंढेगा कि लेखक इसमें क्या गुप्त तौर से इसके अंदर क्या चीज छुपा के एक इनडायरेक्ट तरीके से इसके थ्रू, इसके माध्यम से बताना चाहता है। तो उसमें फिर संरचना है, उसी में ये सारी चीजें आती हैं। पूर्व में लिखे गया जितना साहित्य उसमें दिखाई देगा आपको, उससे उसका अर्थ बढ़ेगा। कोई अंग्रेजी साहित्य का, हिंदी साहित्य की जो उसमें चीजें हैं, उससे वो वर्तमान जो कहानी है वो उसको धारा और बढ़ रही है उसकी। इसी प्रकार से ये जो आपने पूछा, इसका वो ये है कि हमारी सभ्यता भारत की हिमालय से शुरू होती है, और शायद अगर जो गंगा ना होती तो हमारी संस्कृति भिन्न होती, और गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो पर्वतों में पैदा होता है, पर्वतों में पड़ता है, और फिर वो जब अपनी पुरुषार्थ के लिए जाता है तो गंगा की तरह वो भी धारा में जाता है और मैदान में जाता है। और फिर जब वो अपने आप को पहचानता है और अपनी कल्पनाशीलता में आता है और लेखक बनता है, तो फिर वो पूर्व से पर्वतों में आता है, उसे मेघ दिखाई देते हैं जो उसको प्रेरित करते हैं। सर, कहते हैं कि अपना शौक पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। आपको लेखनी का बचपन से शौक था, शुरू आपने अब अपनी सेवानिवृत्ति के बाद लॉकडाउन में शुरू किया, तो कैसे आपने सोचा कि अब मुझे लिखना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले से कहा कि मैं छात्र रहा साहित्य का, और लिखने का तो मुझे इतना अवसर नहीं मिला, लेकिन पढ़ने का बहुत अवसर मिला, और बचपन से पढ़ने का बड़ा शौक था। और मन में कहीं लिखने की बड़ी भारी एक, मैं कहूँगा, एक वो था, अभिलाषा थी कि कुछ लिख पाऊँ, कुछ सृजन कर सकूँ, कुछ रचना कर सकूँ, कुछ चीज, किसी चीज़ की। लेकिन मनुष्य को अपनी जीविका भी करनी है, और हम लोग जिस दौर में पैदा हुए, भारत में बड़े कम ऐसी अवसर थे नौकरियों में भी। उसको देखते हुए एक पुलिस सेवा में नौकरी मिल गई, वो जीविका करनी थी,
और वो ऐसी व्यस्त रखती थी कि उसमें कोई समय नहीं मिलता था। लेकिन मन में वो एक रचना करने की जो वो थी, भाव था, वो निरंतर बना रहा। लगभग 2012 के आसपास मैं एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विदेश गया, और वो जब प्रशिक्षण समाप्त हो गया तो जो वापसी के टिकट था जहाज का, वो सोमवार का था और शुक्रवार की शाम को कोर्स खत्म हो गया। सारे लोग घूमने चले गए। मैं होटल में, अच्छे होटल में लंदन में रुका हुआ था। वहाँ एक मेरे पास डायरी थी, तो मैंने घर कमरे में ही रह के कुछ लिखने का प्रयास किया। जब मैं लिखने बैठा तो मुझे लगा कि मेरे पास कहने को क्या है, क्या मेरे पास कुछ कहने को है जो मैं लिखना चाहता हूँ। तो पहले मैंने अपना जो मूल भाव था, मूल विचार था, उसको सोचने की कोशिश करी, और मैंने जो भंवर पुस्तक है उसमें जो कविता है वो मैंने लिखी। उस कविता में वो मुख्य बात जो मैं कहना चाह रहा था वो उसमें थी। और फिर मैंने धीरे धीरे करीब 25-30 पन्ने में कुछ चरित्र गढ़े और फिर एक प्लॉट बनाया, और फिर मैंने उस बात को कहने के लिए वह एक प्रकार से कहानी शुरू करी। फिर 2 दिन वहां लिखने के बाद मैं भारत आ गया, नौकरी में व्यस्त हो गया। 7-8 साल फिर वो कहीं पड़ी रही। और फिर जब मैं सेवानिवृत्त हो गया और जब लॉकडाउन लगा, तब मैंने वो फिर से निकाली, और 3.5 महीने में बैठ के मैंने वो पूरी कहानी कर दी। तो कविता आपने बताई, तो छोटा सा एक पार्ट कविता का आप सुना दीजिए। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाने के लिए आतुर थे। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाकर फंस रहे थे। क्या कारण था, क्या मजबूरी थी इन सब की कि चींटियों की तरह यह सब भंवर में अपने आप को खो रहे थे। क्यों मनुष्य बुद्धिहीन होकर बेसुध चींटियों की तरह भंवर में अपने आप को गुम कर रहे थे। क्या नियति थी, क्या यही जीवन की रीत है। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। ये जानते हुए भी कि फिर तो सब भंवर ही भंवर है, फिर तो सब भंवर ही भंवर है। क्यों मनुष्य की चेतना उसे कचोटती रहती है, क्यों उसे अपनी भिन्नता, अपने अस्तित्व को बनाए रखने को मजबूर करती है। ये जानते हुए भी कि वह चींटी है, पानी का बुलबुला है, जानते हुए कि बुलबुला फट जाएगा, चींटी भंवर में डूब जाएगी, और फिर तो सब भंवर ही भंवर है, फिर तो सब भंवर ही भंवर है। सर, आपकी किताब खाकी में स्थित प्रग, उसमें आपने अपने 3 दशक के कार्यकाल के अनुभव लिखे, चुनौतियां भी लिखी, और जिनको बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया है। तो कुछ जो आपको याद हो किससे, वो आप बताइए थोड़ा। देखिए, पहले तो शीर्षक पे मैं जाना चाहूंगा कि खाकी में स्थित प्रग। खाकी आप जानते हैं पुलिस की वर्दी का रंग है, और वह एक प्रकार से अनुशासन, एक प्रकार से त्याग, बलिदान, अपने देश की रक्षा, सुरक्षा, जनमानस का हित वो है। और उसमें आम धारणा ये रहती है, जैसे लोग, अभी आपने भी प्रश्न पूछा था कि वर्दीधारी आदमी जो है वह एक ही रस में उसको आदमी एक ही रूप में उसको देखते हैं। स्थित प्रज्ञ जो है वो गीता का श्लोक है, जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ रहना कैसे रहा जा सकता है। अपनी विजय में, पराजय में, उतार में, चढ़ाव में एक प्रकार से समभाव रखना स्थित प्रज्ञ है। तो पुलिस की सेवा में बहुत चुनौतियां आती हैं। आपको बदमाशों से जूझना है, आपको व्यवस्था से जूझना है, आपको कानून से जूझना है, आपको बहुत सी दफ़े आप सारा अपने नेक नियति से, नियम कानून से, नैतिकता से कार्य करेंगे, उसके बाद भी आलोचना का आपको सामना करना पड़ेगा। उससे आप हतप्रभ ना हो, उससे आप किसी भी प्रकार से निराश ना हो, तब भी अपने अंदर उसी प्रकार की ऊर्जा, उसी प्रकार की प्रेरणा बना के रखें। ये मनुष्य को तभी हो सकती है जब वो स्थित प्रज्ञ हो। महाभारत में ये बात बताई गई है, गीता जो उसमें है,
लेकिन आज यद्यपि महाभारत का युग वो तो नहीं है, लेकिन हर मनुष्य के भीतर एक अच्छाई बुराई और प्रकार विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऐसे द्वंद्व चल रहे हैं, जो एक प्रकार से महाभारत अंदर भी मनुष्य के मन में भी है और बाहर तो निरंतर चुनौतियों के समक्ष भी है। तो ये स्थित प्रज्ञ एक में पुलिस, इसमें केवल एक बिंब है, तो इसलिए उसका ये तो शीर्षक है। जहां तक बात आपने कही किसी अनुभव की, तो एक अनुभव तो ये है कि मैं जब नया नया अपनी नौकरी में बरेली में एएसपी था, तो मैं छात्र रहा था अंग्रेजी का, और मैं गढ़वाल में और हिमालय के सभ्य जो जहाँ हिंसा के कोई स्थान नहीं है, बहुत सभ्य समाज है, उसमें मेरा परवरिश हुई थी। तो मैं जब पुलिस सेवा में आया और मुझे बरेली में जब अपनी पोस्टिंग मिली, तो मेरी पत्नी उस समय उज्जैन में थी और वो मध्य प्रदेश काडर में आईएएस थी। वो बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर बरेली ट्रेन से पहुंच रही थी सुबह। मैं उनको रेलवे स्टेशन से लेकर घर वापस, घर भी नया नया मुझे मिला था, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा था भी नहीं मेरे पास उस समय, तो वो उनको मैं लेके घर आया। लेकिन जैसे ही वो घर आई, हम बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिनों बाद हम दोनों साथ में थे। उसी दौरान मुझे फ़ोन आया और मुझे एसएसपी बरेली ने बुलाया और कहा कि आपको बदायूं जाना है, जहाँ दंगे हो गए। तो बीवी मेरी आई है, पत्नी वहाँ से, और उनको मेरा घर में अकेला छोड़ रहा हूँ और मुझे दूसरी जगह तुरंत उसी समय रवाना होना है और ये नहीं पता कब लौटेंगे। और जब मैं निकलने लगा उस कमरे से अपने एसएसपी के, तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे चेहरे पे शायद उन्होंने पढ़ लिया युवा ये है। तब तक मुझे ये भी नहीं मालूम था, दंगे मैंने कभी फेस नहीं किए थे। मैं जैसा बताया पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति था, जो अत्यंत सभ्य समाज का था, वहाँ कोई ऐसी हिंसा नहीं होती। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। अब ऐसी परिस्थिति में मेरे चेहरे पर उन्होंने शायद कुछ इस प्रकार कुछ पढ़ा कि ये परेशान है, एक तो पत्नी अकेली छोड़ूंगा, दूसरा ऐसी जगह जाऊंगा जहां मुझे पता नहीं कैसे क्या करना है अभी, क्योंकि प्रोफेशनली नई नौकरी थी। तो उन्होंने कहा देखो, उन्होंने रोका मुझे और फिर बैठाया, फिर बताया कि देखो, अगर जो तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है या किसी और की जान खतरे में है, तो बल प्रयोग करना, गोली चलाना, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करना अपनी रक्षा में। तो मैं और परेशान हो गया। तो सारे रास्ते वहाँ से, घर से खैर पत्नी को बताया, फिर मैं वहाँ से अपने बदायूं के लिए गया। तो 1-1.5 घंटे में सब, जब हमारी गाड़ी रास्ते में पहुंची तो वहाँ दंगा चल रहा था जबरदस्त, हिंदू मुस्लिम वहाँ काफी हताहत हो चुके थे। तो वो आदमी वहाँ पता चला है कि रास्ते भर मेरे मस्तिष्क में ये सवाल था कि कैसे, वो क्या परिस्थिति होगी जिसमें एक सभ्य समाज पर, हम अपने ही लोगों पर कोई बल प्रयोग करें या गोली चलाएं। ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है, क्योंकि मैंने तो कभी देखी नहीं थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और जब मैंने वहां ट्रेन पर, एक ट्रेन रोकी हुई थी वहां पर, और उस पर जो हिंसा हो रही थी, जिस प्रकार से वहां लोगों को मारा जा रहा था, तो मुझे एकदम मालूम हुआ कि यहाँ कानूनन अगर जो हस्तक्षेप नहीं किया, यहाँ पर बल प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ हिंसा रोकेगी नहीं। तो वो एक ऐसा क्षण था जब हिंसा को रोकने के लिए नैतिक विधिक बल प्रयोग करना आवश्यक था। एक प्रकार से विधिक हिंसा को रोकने के लिए थी, आवश्यक थी। तो वो फिर कार्य मुझे करना पड़ा। थोड़ा सा प्रश्न आपकी पर्सनल लाइफ से। आपकी वाइफ जो है वो मध्य प्रदेश से हैं और आप यहाँ से, तो कैसे आप लोगों का सफर शुरू हुआ? मेरी पत्नी राधा अब आईएएस अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी हैं, वो पूर्व में इंडियन पुलिस सर्विस में मेरे साथ प्रशिक्षण में हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में थे। उसके पश्चात हम लोगों की शादी हो गई और वो बाद में उन्होंने एग्जाम दोबारा दे रखा था, तो वो आईएएस में चली गई। इस प्रकार हमारा आपस में मिलन हुआ। अच्छा, आप खिलाड़ी भी रहे हैं, फुटबॉल क्रिकेट आपने काफी खेला है, तो खेल से और पुलिस में और फिर अब लेखन में, तो कैसे आप इस यात्रा को देखते हैं? मेरे विचार से मनुष्य के जीवन में खेल बहुत सुंदर चीज है और ये बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको खेलने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार लेखन, साहित्य, किसी भी प्रकार की का आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये मानव के सबसे महत्वपूर्ण जीवन के अंश हैं। जीविका कमाना, नौकरी करना, ये भी हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन ये माध्यम है। जीवन जो अंत जिसे कहते हैं, जीवन का अंत,
तो वो आनंद की अनुभूति करना है। वो साहित्य में है, खेल में है, आर्ट में है, संगीत में है। तो ये पहले मनुष्य को समझने की आवश्यकता है। मुझे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं मसूरी में ऐसे स्कूलों में पढ़ा, तो बहुत खेल की बहुत वहाँ पर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी वहाँ पर। तो मैं सारे खेल खेलता था, कम से कम, अब तो खैर उम्र हो गई, लेकिन अपने युवा समय में। और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट मैं अपने स्कूल के लिए खेला। फिर रोलर स्केटिंग में मैंने भारत का नेतृत्व किया, इंडियन टीम में खेला। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कायरो में 1983 में मुझे भारतीय टीम में एक मेंबर बनने का अवसर मिला, और कायरो में हमने इंडियन टीम के साथ रोलर स्केटिंग में पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। तो ये जीवन का बड़ा सौभाग्य है खेल खेलने का। आपने जो दूसरा सवाल इसमें जो पूछा था, आपका जो सवाल था कि पुलिस में इसका क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि खेल खेलने से मनुष्य को एक तो शरीर मजबूत होता है, व्यायाम होता है। दूसरा, टीम भावना उत्पन्न होती है। तीसरा, मनुष्य का जो एटीट्यूड है, जो उसकी मनोस्थिति है, जो उसका प्रवृत्ति है, वो बड़ी रोबस्ट हो जाती है। अभी धरती पे यहीं जमीन में सोना है, मैं यहाँ सो जाऊंगा अभी भी, इस उम्र में भी, क्योंकि खिलाड़ी फिर कहीं कंफर्टेबल बहुत ज्यादा रहने में विश्वास नहीं करता है। मिट्टी में खेलता है और पसीना आता है, अपने आप को थकाता है मनुष्य। वो बड़ा मजबूत, मेंटल फिजिकली बहुत मजबूती देती है, टीम भावना देती है। जीतने के लिए खेलता है, हारना भी सिखाती है। हार में अपनी गरिमा ना खोना, और जीत में बहुत ज्यादा ना उछलना, जमीन ना छोड़ना, ये दोनों चीजें खेल सिखाता है। वर्दीधारी अधिकारी को, नेतृत्व देने वाले अधिकारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है। टीम भावना में रहना, मजबूत मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से होना, और एक वृहद विचार रखना। सर, आप गढ़वाल से हैं, तो गढ़वाली में कुछ लिखने का सोचा है आपने? हाँ, मैं अवश्य लिखूंगा। मैं गढ़वाली हूँ, और मुझे गढ़वाली संस्कृति, गढ़वाली साहित्य, गढ़वाली संगीत, लोक संगीत, इतिहास, खान पान, यहाँ का जो परिधान, यहाँ के हर प्रकार की जो सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, उसमें मेरी बड़ी रुचि है, और अवसर मुझे मिला तो मैं गढ़वाली में भी अवश्य लिखूं। तो अभी आप कोई नई किताब जो आपकी आने वाली हो उस पर काम कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैंने अभी जो आखिरी अभी दूसरी मेरी पुस्तक थी, खाकी में स्थित प्रज्ञ, वो मैंने हिंदी में लिखी थी। मेरे को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य करने का 4 साल का अवसर मिला। वहाँ बहुत सारे ऐसे युवा IPS अधिकारी थे जिनके प्रशिक्षण में मुझे जिसमें मुझे योगदान देने का अवसर मिला। ऐसे बहुत सारे अधिकारी, अब कोई IG है, ADG है, कहीं कहीं DG भी बन गए हैं वो, जिनको प्रशिक्षण के समय मैं वहाँ योगदान दे रहा था। वो बहुत सारे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, खासतौर से दक्षिण प्रांतों के, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, केरला से। उनका कहना है कि जो हमारी ये किताब मैंने जो लिखी है अभी, खाकी में स्थित प्रज्ञ, इसको मैं यदि अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कर दूँ, इसका रूपांतरण कर दूँ, तो ये संभवतः वो और लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसको अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करूँ। जो अब भविष्य में आने वाले अफसर हैं, उनके लिए कोई संदेश? मैं क्या संदेश दे सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ, पहली चीज तो वो अपने को पहचाने और अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुरूप कार्य करें। जहाँ भी वो जिस सेवा में जाना चाहते हैं, जो पुलिस सेवा में हैं या जो प्रशासनिक सेवा में हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि वह कानून के दायरे में रह के काम करें, नैतिकता के आधार पर काम करें, और ये देखें कि जो ये सेवाएं हैं इनमें बहुत कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है जनमानस के लिए। हमारा देश बहुत प्राकृतिक दृष्टिकोण से बड़ा समृद्ध देश है। ये इतिहास की दुर्भाग्य रहे कि हम गरीब देश बन गए, इस प्रकार से कि जहाँ प्रकृति ने हमें समृद्ध बनाया, हमारे अपने आप को संगठित ना करने की जो क्षमता ना होने के कारण हम गरीब बने रहे। अब पिछले कुछ समय से हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, और जो अधिकारी चाहे पुलिस में हों, प्रशासनिक सेवा में हों, वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है देश के विकास में।
शांति को बनाए रखना, देश को विकसित करना और गरीबी से लोगों को बाहर उभारना। और जो हमारी प्रकृति ने हमें जो नियति दी है कि हम एक समृद्ध देश, विकसित देश बन सकते हैं, उस ओर जाना। मैं यही कहूँगा जो युवा अधिकारी हैं कि वह नैतिकता और विधिक दायरे में रहते हुए इस जो अपार उनके को ये कार्य करने का अवसर मिला इस सेवा में आकर, उसको वो सार्थक बनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं और जनमानस के आंसू पोंछें। तो रतूड़ी जी की भंवर और खाकी में स्थित प्रग जो किताब है वो भी आप जरूर पढ़ें। इससे न सिर्फ आपको प्रेम की एक नई परिभाषा सीखने के लिए मिलेगी, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता के साथ कैसे आगे बढ़ें इसकी भी प्रेरणा मिलेगी। अगली कड़ी में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक आप अन्य वीडियोस के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।